and welcome. Today in this video lecture, we will study NCERT Class 6 Geography Chapter 5. The name of the chapter is Major Domains of the Earth. As we all know that our Earth is a unique planet. अब वो हमारा यूनिक प्लानट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट क्यों कर पाती है? क्योंकि अर्थ और सन के बीच में, जो कि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, उसके बीच में एक बहुत ही सही दूरी है, जिसकी वजह से ना यहाँ ज़्यादा गर्मी हो पाती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. एक रीज़न ये होता है. दूसरा क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है उस पर जो भी लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड लैंड, वो सारे कहाँ पर अवेलेबल होती हैं? हमारी अर्थ पर ही अवेलेबल है. इसीलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. जब हम बात करते हैं लैंड, एयर एंड वाटर की, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी अर्थ के जो डोमेन्स हैं, स्फीयर्स हैं, उनको पढ़ रहे होते हैं. जब हम बात करते हैं लैंड स्फीयर की, तो हम लिथोस्फीयर को पढ़ते हैं. जब हम बात करते हैं एयर की, तो हम एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं. और जब हम बात करते हैं वाटर की, तो हम किसको पढ़ते हैं? हाइड्रोस्फीयर को पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर में हम इन सबको कवर करेंगे. और उसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहीं लाइफ होती है. और ऐसे स्फीयर जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका बायोस्फीयर कहलाता है. तो हम वन बाय वन जो है इनको पढ़ने वाले हैं. लिथोस्फीयर क्या होता है? जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. जिस पे हम रह रहे हैं, अर्थ की जो क्रस्ट है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. इसी क्रस्ट में क्या होता है कि जो भी जो नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के लिए, वो क्या है? कंटेन करते हैं. ये हमारे प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है. तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया कि लैंड पार्ट, और लैंड पार्ट मीन्स हो गया कॉन्टिनेंट्स. तो व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? The continents can be defined as the huge land mass of rising above the sea level. यानी कि ऐसा लैंड मास जो कि सी लेवल से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. लेकिन ये नहीं कि छोटे से टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट कह देंगे. जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं उन्हें ही कॉन्टिनेंट कहा जाता है. मेनली वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू साइज. अगर हम उनका नाम बोलते हैं तो वो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया. तो वन बाय वन हम इस लेक्चर में जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइज़ में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आता है एशिया. इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अगर हम बात करें कि कितना एरिया ये कवर करता है लैंड का, तो नियर अबाउट 1/3 पार्ट जो है एशिया कवर कर लेता है. हेमिस्फीयर को आपका पता ही है कि जो हमारी अर्थ है वो हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है. जैसे कि हमारी जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में. ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है वो किस में डिवाइड करती है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. तो इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस हेमिस्फीयर में लाइज करते हैं. अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया कौन से हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. दूसरा चीज़ इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है? इस कॉन्टिनेंट से पास होती है. एशिया और यूरोप को जो यूराल माउंटेन्स हैं वो सेपरेट करती हैं एक दूसरे से, यानी कि इनकी बाउंड्री बनाती हैं. और कुछ पार्ट जो एशिया और यूरोप का कंबाइंड है उसे क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है. नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो है अफ्रीका. अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और जो 0 डिग्री लैटीट्यूड है वो क्या है? नियर बिल्कुल जो अफ्रीका है उसके मिड में से पास होती है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अफ्रीका के बारे में याद रखनी है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों की तीनों सिर्फ अफ्रीका में से ही पास होती हैं और किसी कॉन्टिनेंट में से तीनों एक साथ पास नहीं होती. दूसरी चीज़ इससे आगे कि जो सहारा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहा जाता है, वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में ही है. द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशियंस एंड सीज. इसके चारों तरफ क्या है? ओशियंस और सीज हैं, जो कि आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल, वो भी कहाँ से फ्लो करती है? अफ्रीका से फ्लो करती है. थर्ड नंबर का जो कॉन्टिनेंट आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और एक चीज़, जो नॉर्थ अमेरिका और उसके नीचे जो साउथ अमेरिका है, दे आर लिंक्ड बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड. और उस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को क्या कहा जाता है? इस्थुमस कहा जाता है. तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो कनेक्ट करती है नैरो पीस, जो नैरो लैंड है,
नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, इस्थुमस ऑफ पनामा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और इस जो ओशियंस हैं इसके आसपास कौन कौन से हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक ओशियंस। फोर्थ जो हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो आता है साउथ अमेरिका। ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। उसके बाद इसकी जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। यहाँ पर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन है वो भी इसी में से फ्लो करती है। और जो एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं वो भी क्या है, इसकी जो नॉर्थ टू साउथ जो कोस्ट लाइन है उसके साथ साथ क्या है वो पाई जाती हैं। और वर्ल्ड की जो है ना लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं ये। इसके अलावा हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। फिफ्थ नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आता है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है फिफ्थ है अगर हम लार्जेस्ट के हिसाब से देखते हैं, और अगर हम बैक साइड में स्मॉलेस्ट के हिसाब से देखते हैं तो ये थर्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। हेमिस्फीयर जो है ये सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि 4 मीटर जो 4 किलोमीटर है उसकी जो थिक लेयर ऑफ आइस है वो हमेशा यहाँ पर क्या है, जमी रहती है, इसीलिए इसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसके यहाँ पर जो इंडिया है और उसके साथ साथ और बहुत सी कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या है अपने रिसर्च सेंटर्स जो है इस्टेब्लिश कर रखे हैं। हमारा इंडिया का जो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन से 2 रिसर्च सेंटर्स हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये अंटार्कटिका में यहाँ पर इंडिया के रिसर्च सेंटर्स हैं। उसके बाद 6 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो आता है यूरोप। यूरोप जो है 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया और स्मॉलेस्ट की तरफ से हम देखते हैं तो 2nd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो इट लाइज इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसके आसपास अगर हम बात देखते हैं कि कौन कौन से ओशंस एंड सीज हैं तो ये है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी जो है इसके साउथ में है, और आर्कटिक जो ओशन है वो उसके नॉर्थ साइड में है। जो यूराल माउंटेन्स हैं और यूराल रिवर है जो कि क्या करती है, यूरोप को सेपरेट करती है एशिया से, वो भी यहाँ पर है, यूरोप में ही है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होती है, हमारे यूरोप में ग्रीनविच से पास होती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम कहें कि कौन से हेमिस्फीयर में है तो इट इंटायरली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। और इसके चारों तरफ क्या है, ओशंस हैं, सीज हैं, ये सराउंडेड है ओशंस एंड सीज से। और इसे इसीलिए क्या कहा जाता है, एक बात आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम इसकी कंट्री के नाम पर रखा गया है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोस्फीयर का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जब हम वाटर की बात कर रहे होते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे होते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसका 71% जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से है। और इसीलिए जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमारी अर्थ जो है हमें क्या दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, और इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओनली 29% जो क्या है लैंड पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, यानी कि जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर से बना है। और वाटर क्या होता है, बहुत सारी फॉर्म में होता है, जैसे कि आइस में, वाटर में या वाटर वेपर में। अब ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ओशन, सीज, लेक्स, रिवर, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अगर हम आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँ कि वाटर की अगर हम परसेंटेज लेते हैं कि वाटर कितना कहाँ पर है, तो जो ओशन वाटर है जिसको कि हम सॉल्टी कहते हैं, सॉल्टी ओशन वाटर है, वो नियर अबाउट टोटल जो वाटर है उसका 97.2% है। और आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वो 2.77% है। जो फ्रेश वाटर है वो ओनली कितना है, 0.03%। और यही क्या है, ह्यूमन यूज़ में काम आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है ओशियंस का, जो कि हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है। तो ओशियंस क्या होती हैं, एक आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि 97% से भी ज़्यादा जो है ना पार्ट हमारा क्या है, ओशियनिक वाटर का होता है। तो ये मेजर पार्ट है हमारे हाइड्रोस्फीयर का।
अब हमें सबको पता है कि जितने भी ओशंस हैं दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। और जो ओशंस का वाटर होता है वो क्या स्टैटिक नहीं होता, कंटिन्यूस होते हैं, मूविंग होता रहता है। वी हैव मेनली 5 मेजर ओशियंस अकॉर्डिंग टू साइज। अगर हम बात करते हैं तो कौन से हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, जिसको कि सदर्न ओशन भी कहा जाता है। पहला जो हमारा ओशन आता है वो आता है पैसिफिक ओशन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे हमारा बड़ा है और उसके साथ साथ गहरा ओशन भी है, ठीक है। और अगर हम जैसे हमने एशिया का किया था वो भी 1/3 लैंड का पार्ट कवर करता था, ऐसे ही जो वाटर का है 1/3 जो पार्ट होता है वो किसके द्वारा कवर किया जाता है, हमारा पैसिफिक ओशन की। इसकी जो शेप है वो क्या है, सर्कुलर, यानी कि हमें गोलाकार ही दिखाई देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में याद रखनी है कि जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसको कि मैरिना ट्रेंच कहा जाता है, जिसके की जो डेप्थ है वो कितनी है 11,022 मीटर, वो भी कहाँ पर है, हमारा पैसिफिक ओशन में ही। सेकंड जो हमारा ओशन है वो आता है अटलांटिक ओशन। ये भी हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। और इसके अगर हम शेप की बात करते हैं तो ये हमें एस शेप का दिखाई देगा। अब इस जो ओशन है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बिजिएस्ट ओशन है ये, यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। अब वाई यहाँ से ट्रेड ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो ओशन है ये सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन को कवर करता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो मेजर जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, इसके साथ लगती हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, इधर से यूरोप, ठीक है, और इधर से अफ्रीका। तो इन सब की कोस्ट लाइन इससे टच होती है, इसीलिए यहाँ से जो है ना ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड जो ओशन आता है इंडियन ओशन आता है। ये जो ओशन है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट का देखा था कि उसके नाम पर ही उस कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया था, ऐसे ही जो इंडियन ओशन है उसका नाम भी हमारी कंट्री इंडिया के नाम पर ही रखा गया है। इसकी जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। फोर्थ जो ओशन है वो है आर्कटिक ओशन आपका। ये सेकंड स्मॉलेस्ट है और अगर हम साइज बड़े के हिसाब से देखें तो 4th नंबर पे आता है ये। और अगर ये कहाँ पर लाइज करता है, नियर अबाउट नॉर्थ पोल, और कहाँ तक है, आर्कटिक सर्कल तक ये फैला हुआ है। इसके बाद इट इज़ कनेक्टेड, ये किस किस से कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है उसके साथ ये क्या है, बेरिंग जो स्ट्रेट है उसके द्वारा कनेक्टेड है। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यानी कि इसके एक साइड नॉर्थ अमेरिका लगता है और दूसरी तरफ यूरेशिया। अंटार्कटिक एंड सदर्न ओशन, यानी कि अंटार्कटिक ओशन जिसको कि सदर्न ओशन भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है, जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है उसके नियर अबाउट है और सराउंड्स द साउथ पोल, और साउथ पोल को इसने घेरा हुआ है। इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ 3 ओशंस, यानी कि यहाँ पर क्या है, 3 ओशन जो है ना मिलते हैं, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में अपना पढ़ा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है एटमॉस्फेयर का, जिसमें कि हम एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एयर तो सबको पता है कि हमें क्या है, जब भी हमें सांस लेना है, व्हेन वी वांट टू ब्रीथ वी नीड एयर। अब एयर होती कहाँ है ये भी हमें देखना है। तो हमारी जो अर्थ है उसको एक, आप कह सकते हो एक ब्लैंकेट, जैसे हम ठंड लगने से बचने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, वैसे ही अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके चारों तरफ क्या है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिसे कि क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब इस एयर में सिर्फ ये नहीं है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ वही गैस अवेलेबल होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें अवेलेबल होती हैं। Along with the gases, water vapors and dust particles are some other components of the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, और उसके साथ साथ हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अब ये सोचने वाली बात है कि सारी चीज़ें, मतलब जो एयर है वो इतनी हल्की होती है तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती है, वो हमारे पास ही क्यों रहती है, क्योंकि अर्थ में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो क्या करती है, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। इसीलिए हमारा जो अर्थ का जो सरफेस होता है, लिथोस्फेयर होता है, क्रस्ट होता है, वहाँ जो एयर होती है वो ज़्यादा डेंस होती है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है, थिन होना स्टार्ट हो जाता है। एटमॉस्फेयर की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो नियर अबाउट 1600 मीटर तक इसकी जो ना हाइट मानी गई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब हम बात करें अर्थ की तो हमें कंपोजिशन ऑफ द जो
अब हम जब बात कर रहे हैं एयर की, तो हमें कंपोजिशन ऑफ एयर यानी कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पता है हमारी जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे इसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखेंगे। जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे एयर में प्लेंटीफुल यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। उसकी जो परसेंटेज है वो क्या होती है 78.08% होती है। नाइट्रोजन जो होती है वो लाइटर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यानी कि नाइट्रोजन क्या है, एक हल्की गैस जिसको हम कहते हैं वो है, लाइटर गैस है। नाइट्रोजन जो होती है वो टेस्टलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं, अडोरलेस होती हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, फॉर द कंबशन ऑफ फायर। यानी कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन नहीं होगी तो हम क्या है फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके साथ साथ प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स भी क्या होते हैं थ्रू रूट्स क्या करते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं और वो उनकी हेल्प करता है फूड को प्रिपेयर करने में। सेकंड जो गैस आती है वो आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, सबसे सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एटमॉस्फेयर में, और ये जो है नाइट्रोजन से क्या होती है हैवियर है और कार्बन डाइऑक्साइड से लाइटर है। उसके बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है एयर में 20.94% है ओनली। और क्योंकि हम इससे क्या करते हैं वी आर टेकिंग ब्रीथ थ्रू दिस, तो ये हमारी लाइव गैस के रूप में भी इसको जाना जाता है। जैसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें आग को बुझाने के लिए होती है, वैसे ही आग जलाने के लिए क्या है हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट जो गैस हमें एयर में मिलती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे हैवीएस्ट गैस हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर की होती है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम होती है, 0.03% होती है। इसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती है वार्म रखती है, गर्म रखती है। ये क्या करती है जो सन से जो रेज आती है उनको क्या करती है अर्थ पर रोक कर रखती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है ना वो गर्म रहती है। उसके साथ साथ यह इसकी किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि अर्थ पे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो किस लिए हो सकती है, क्योंकि उनको क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो गैस होती है वो आती है ओजोन। ये भी क्या करती है, जो हार्मफुल रेज आती हैं अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं सन की, उससे क्या करती है हमें प्रोटेक्ट करती है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, 0.00006% है। उसके अलावा जो हमारे एयर है उसमें हमें क्या है डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी मिलते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं वेरी करते हैं, यानी कि इनकी जो अमाउंट होती है प्लेस टू प्लेस जो है ना चेंज होती रहती है टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर ये जो है जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है उसमें इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। दे आर मोर कंसंट्रेटेड नियर द ओशन फ्लोर्स एज कम्पेयर टू लैंड एरियाज। जब हमने एटमॉस्फेयर की इतनी बातें की हैं तो अब हमें समझ आ गया कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ, उसके अलावा इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल या एक्सट्रीम जो हीट है सन की उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा इट एक्ट्स एज ए ग्रीन हाउस बाय कीपिंग द अर्थ वार्म। उसके बाद कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉलिंग डेब्रिस फ्रॉम द स्पेस। इट प्रोवाइड अस रेन एंड अदर वेदर फिनोमिना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पर क्या होता है लैंड, एयर एंड वाटर ये सारी क्या होती हैं आपको कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। अब इसी जो जोन है जहाँ पर कि तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है वहीं पर क्या होती है लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। ये जो बायोस्फीयर होता है इसमें बहुत तरह के हमें क्या है ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि साइज़ में क्या होते हैं छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े तक हमें मिल जाते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स और जो बैक्टीरिया है वहाँ उससे लेकर मैमल्स तक। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर द सर्वाइवल। यानी कि हम सब क्या है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए। अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। दो तरह का होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स कि सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग। और अगर हम अबायोटिक की बात करते हैं तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इसके अंदर आती हैं, जैसे आपकी लैंड, एयर, वाटर, ये सभी क्या है अबायोटिक पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है। But presently human beings are exploiting our environment on a large scale
टू मीट देयर डिमांड्स, यानी कि हम अपनी डिमांड के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे? बाय कटिंग ट्रीज, डिगिंग मिनरल्स और क्लियरिंग द फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम क्या करते हैं, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म करते हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे तो इससे क्या होगा, इट इज़ हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स। उसके साथ साथ ये जो हमारा नेचुरल जो बैलेंस है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, और हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर हैं वो क्या होंगे, मिसबैलेंस हो जाएंगे। और उसकी वजह से बहुत सारे जो हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आना, वोल्केनिक होना, या फ्लड आ जाना, सुनामी वगैरह आ जाना, ये सारे किसके रिजल्ट्स हैं, जो हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं उसकी। जब हम बात कर रहे हैं सुनामी की, तो एक टॉपिक आपकी बुक में सुनामी से रिलेटेड भी आता है। व्हाट इज सुनामी? सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन। यानी कि जब समुद्र में कोई अर्थक्वेक आ जाता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी जो लहरें उठती हैं वो क्या होती हैं, आपकी सुनामी होती हैं। हमारे यहाँ जो है ना 2004 यानी कि 2004 में जो है इंडिया को जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर क्या है, सुनामी ने हिट किया था, और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में वो क्या हो गया था, पानी में सबमर्ज हो गया था। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, वो सब क्या कर रही हैं, कुछ हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रही है, वार्म कर रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आप लोगों ने बहुत सुना होगा। द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम क्या करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स लगा लेते हैं, या जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे जो स्मोक निकलता है वो सब क्या करती हैं, हमारे एयर को पोल्यूट कर देती हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी की वजह से क्या है, बहुत सारे प्लेसेस पे क्या होती है, फ्लड कॉज होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सो वी शुड लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मेंटेन ए बैलेंस ऑफ नेचर between lithosphere, hydrosphere and atmosphere.